नमस्कार दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन और विथ आंसर लेकर आया हूं। तो वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम और छमाही या तिमाही एग्ज़ाम में आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। और इस जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके जितना भी बन जाएगा चैप्टर का, उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए लेखक और पाठ का इतना आसान ट्रिक लाऊंगा कि सारे पाठ और लेखक आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि भगत जी किस पद को गाया करते थे, तो भगत जी कबीर के पद को गाया करते थे। किसके पद को गाया करते थे? कबीर के। याद रखना है। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सर्वप्रथम वो कहाँ ले जाते थे, तो सबसे पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। ठीक है। और मठ में ले जाने के बाद उसको वहाँ पर चढ़ा देते थे और जो कुछ वहाँ से प्रसाद स्वरूप में उनको मिलता था उसी से वे अपना गुजारा करते थे। ठीक है। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे, तो खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे थे। नेक्स्ट है कि बेटे की मृत्यु के बाद जो है भगत जी क्या कर रहे थे, तो बेटा जब उनका देहांत हो जाता है, मर जाते हैं, तो वे उनको बोलते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, ये दुख की घड़ी नहीं है, तो वे गाने लगते हैं। ठीक है। तो गा रहे थे और झूम रहे थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का कारण क्या था, तो उसको बीमारी हो गई थी। बाल गोविंद भगत के बेटे को बीमारी हो गई थी। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी क्या कहलाते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते थे। ठीक है। क्योंकि साधुओं से उनका आचरण व्यवहार था। ठीक है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी, तो उनकी आयु 60 वर्ष या उससे कुछ अधिक होगी। बाल गोविंद भगत कबीर के को क्या मानते, तो कबीर को वो साहब मानते थे। आगे क्या है कि बाल गोविंद भगत फसल को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे, तो अभी मैंने बताया कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। सभी लोग बाल गोविंद भगत के किस विशेषता पर मुग्ध हो जाते थे, तो उनकी जो मधुर गायन की प्रतिभा थी, वे जो गाते थे उनकी कला को पे वे सब लोग क्या होते थे, मुग्ध हो जाते थे। लेखक ने लोही किसे कहा है, तो लोही का मतलब होता है प्रातः काल की लालिमा। सुबह सुबह जो सूरज उगता है, तो सूरज उगने के बाद जो उसकी किरणें होती है वो लालिमा प्रदान करती है। क्या करती है? लालिमा प्रदान। तो इसी को लेखक ने लोही कहा है और लोही को ही प्रातः काल की लालिमा कहा जाता है। ठीक है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। और ये जो पंक्ति है वो किस पाठ्य पुस्तक की किस कहानी से ली गई है, ये क्वेश्चन है। तो ये बाल गोविंद भगत चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है कि कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में कौन सी कहानी में धान रोपाई का वर्णन है, तो धान रोपाई का वर्णन बस बाल गोविंद भगत में है। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, तो बाल गोविंद भगत का केवल एक बेटा था। ठीक है। जिसका देहांत हो जाता है, वो भी डेथ कर जाता है। वो कैसा रहता है? बोदा सा रहता है। ठीक है। यानी वो चालाक नहीं रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, सुस्त और बोदा टाइप का रहता है। आगे क्या है, बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस समय देखा जाता है, तो जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है उसी समय उसकी जो बाल गोविंद भगत का जो संगीत जो होता है वो देखने योग्य होता है। बाल गोविंद भगत एकदम ऐसे गाते थे जैसे कोई मंत्र मुग्ध हो जाता था उन पर। ठीक है। भादों की रात कैसे होती है, तो भादों की रात कैसे होती है? अंधेर भरी रात होती है भादों की। ठीक है। आगे क्या है, भादो अर्थात कौन सा महीना, भादो कौन सा महीना होता है, तो भादो जो है ना अगस्त सितंबर भादो होता है और उस समय बहुत अंधेरा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है
उसमें इनमें से वो क्या विशेषता था? तो उनका उसका विशेषता था कि बाल गोविंद भगत का बेटा बेहद सुस्त और बोदा टाइप से था। ठीक है। आषाढ़ के महीना में बाल गोविंद भगत का क्या कार्य होता था? तो धान रोपाई करते थे। ठीक है। आषाढ़ के महीने में धान रोपाई तो चालू हो ही जाता है, तो वो धान रोपाई करते थे। खेत में अनाज उगाने के लिए वो धान रोपाई करते थे। आगे क्या, भजन गाते समय बाल गोविंद भगत के हाथ में क्या रहता था? तो हमेशा एक खंजड़ी लिए हुए रहते थे। ठीक है। खंजड़ी कैसा होता है? खंजड़ी का आकृति मैं बनाता हूँ। ठीक है। खंजड़ी कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधुओं के पास इस तरह से रहता है और वो बजाते रहते हैं ना। ठीक है। आगे है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कौन से महीने में शुरू हो जाती थी? तो कार्तिक माह में उसकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी, है ना। आगे क्या कारण था कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू से अपने बेटे को मुखाग्नि, अर्थात जो किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसको जलाने के लिए ले जाते हैं, तो जो व्यक्ति जो है जलाता है, आग देता है, उसको मुखाग्नि कहते हैं। तो क्या कारण था कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं? तो समाज में रूढ़िवादी भावना को तोड़ना चाहते थे, यानी पुरानी परंपराओं को वो तोड़ना चाहते थे, कुल मिलाकर कहा जाए तो। ठीक है। बाल गोविंद भगत कैसा टोपी पहनते थे? तो वो कबीर पंथी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कैसी माला पहनते थे? तुलसी की बेडौल माला, यानी तुलसी का जो होता है बीज, उसका जो माला बनता है, उसका वो माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत काम क्या करते थे, यानी क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी से वो जुड़े काम करते थे। ठीक है। आगे क्या है, बाल गोविंद भगत अंत में अपने पुत्र वधू से क्या कहते हैं? तो अंत में कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। ठीक है। यानी दूसरी शादी करने को कहते हैं। बाल गोविंद भगत हर वर्ष स्नान करने कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने जाते थे। भगत जी पुत्र वधू भगत जी की पुत्र वधू भगत जी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो उसको ससुर का चिंता था कि बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। ठीक है, ससुर जी का। इस कारण से बाल गोविंद भगत को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे क्या है, समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता था? तो अभी मैंने बताया आषाढ़ के महीने में धान की रुपाई होती है, उसी समय से पूरा जो है समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ता था। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंझोला कद के थे, है ना। ज़्यादा नाटा भी नहीं थे और ज़्यादा लंबा भी नहीं थे। ठीक है। तो उस कद को मंझोला कद कहा जाता है। बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की। आगे क्या है, सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने की सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की, बहुत सारी जो है प्रेरणा मिलती है। ठीक है। उसमें से फिर लेखक ने आगे है, अर्थात इसका जो आंसर आपको समझ में आया, यानी सभी रहेगा। ठीक है। बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करना, यानी बाहरी आडंबर नहीं दिखाना, दिल से ईश्वर का पूजा पाठ किया जाता है। सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, और सामाजिक रूढ़ियों, ये साथ में होगा, ये सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की। ठीक है। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा होगा? तो वे साधु जैसा आचरण करते थे, व्यवहार उनका साधुओं सा था, जिस कारण उसको साधु कहते थे। बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से आचरण और पालन करते थे, यानी किसी से कुछ अगर लेना हो तो वो मुश्किल से लेते थे। ठीक है। और दूसरा, किसी पराया चीज को अपना नहीं समझते थे। आगे, भगत जी कितने कोस पैदल जो है चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे? 30 कोस जाते थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ठीक है। कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? तो उनका जो संप्रदाय था वो कबीर पंथी संप्रदाय था। ठीक है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पुतहु से क्या अपेक्षा रखते थे? तो वो चाहते थे कि उनकी पुत्रवधू दूसरा विवाह कर ले। ठीक है। अभी इसके ये जो क्वेश्चन है ऊपर भी मैंने बताया है।
आगे क्या है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे पर साधु कहलाते थे। ठीक है, क्या कारण था? कहलाने वाले गुण भी थे, है ना। इसका जो बाल गोविंद भगत जो है, ये अब लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गए हम, है ना। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी किस कारण से साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है एक गृहस्थ थे, परंतु वो साधु कहलाने वाले निम्न गुण थे। तो पहला जो है, कबीर के आदर्शों पर वे चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। ठीक है, साधुओं का यही आचरण होता है कि कबीर के गीत गाना या उनके गीत गाना और उन्हीं के आचरण पर चलना। दूसरा क्या है कि किसी से दो टुक बात करने में भी संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। ठीक है, आगे है कि किसी की चीज तो छूते नहीं थे और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता था तो पहले सिर पर लाद कर कहाँ ले जाते थे? कबीर पंथी मठ, है ना। और वहाँ ले जाने के बाद कबीर को वो चढ़ा देते थे, क्योंकि वो उनको साहब मानते थे। और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता था उन्हीं से वे अपना घर चलाते थे। आगे क्या, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था और कभी भी वे झूठ नहीं बोलते थे। सभी हमेशा सभी से खरा व्यवहार रखते थे। इस कारण से वे क्या कहलाते थे? साधु कहलाते थे। ठीक है, भगत की पुत्र वधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? किसको? बाल गोविंद भगत को। तो इसका जो आंसर होगा, तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक आयु के हो गए थे। ठीक है, उनका एज क्या था? 60 वर्ष से अधिक। ऐसे में उनको एक सहारे की जरूरत थी। अब सहारा कौन बनता? तो उनकी पुत्रवधू ही सहारा थी। अगर वो चली जाती तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं घर में बचता। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू जानती थी कि अगर वे उन्हें छोड़कर चली जाए तो घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। और इन सभी कारणों की वजह से बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू बाल गोविंद भगत को अकेले छोड़कर दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, या कहे तो उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। क्लियर हुआ, है ना। बूढ़े थे, है ना। अब कोई भी पुत्रवधू हो या कोई बेटा भी हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनको सहारा चाहिए, है ना। आराम से इसको बैठाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे समझना है सभी को, है ना। समझ समझ कर जो है सभी को लिख देना है, एंड जो भी क्वेश्चन आएगा आंसर उसका देना है, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। इस बार भी आप लोगों का अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है, और आगे भी अच्छा मार्क्स आएगा। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? यानी दिन दिन भर वे क्या करते थे ऐसा जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसा था कि उनका जो आचरण था, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी कि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह मुंह अंधेरे उठकर, अर्थात अंधेरा जब सुबह में रहता उसी समय वो उठ जाते थे। 4 बजे या 5 बजे तक अंधेरा जब रहता था तब उठ जाते थे। गांव से 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करते, वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते थे। अब एक पोखरा था, वहां पर वे खंजड़ी बजाने लगते थे। ठीक है, यह नियम न सर्दी, जो ये नियम करते थे वो सर्दी न देखते थे न गर्मी देखते थे, हर मौसम में वे करते थे। ठीक है, अब किसी का जो है अगर मन ही कांप जाएगा अगर ठंड में नहाने की सोच ले सुबह सुबह तो, ठीक है, गर्मी में फिर भी नहा लेगा लोग, लेकिन ठंड में नहीं नहा सकता है। और वो सुबह सुबह जाते थे, नहाते थे, फिर आकर खंजड़ी बजाते थे और गीत गाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? वे बिना पूछे ना ही किसी की वस्तु छूते और ना व्यवहार में लाते। कई बार तो वे अपने नियमों पर इतना दृढ़ हो जाते कि शौच के लिए भी दूसरों के खेतों का प्रयोग नहीं करते। यानी बाथरूम वगैरह जो करते थे तो दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। ठीक है, ये बहुत सारा नियम था उनका। ठीक है, तो इस कारण से लोग जो है सोचते थे कि गजब का व्यक्ति है, और आश्चर्य में सब लोग पड़ जाते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है,
भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, किसी का बेटा मर जाता है तो वह दुखी हो जाता है, रोता है, लेकिन भगत जी रोए नहीं, है ना, शोक नहीं मनाए, और वे मृत बेटे के सामने बैठकर क्या किए, मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तालीनता में कबीर के पद गाए, और क्या कहे कि मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर, यानी मृत्यु हुआ है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ये दुखी होने का समय नहीं है ना, खुशी होने का समय है। और वे अपने पुत्र वधू को आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। ठीक है, उल्टा हुआ इनका। ठीक है, किसी का पुत्र मर जाता है तो वो रोता है, लेकिन ये गा रहे थे, हंस रहे थे। ठीक है, और क्या कर रहे थे, आनंद उत्सव मना रहे थे और बोल रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। आगे क्या है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा रहा था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर सिर्फ एकमात्र लंगोट थी और सिर पर कनपट्टी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत को और गले में जो है, गले में कैसा तुलसी का बेडोल माला पहनते रहते थे। उनके माथे पर रामनंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। ठीक है, तो ये था उनका वेशभूषा। आगे देखिए, वो मंझलो कद के थे, ये सब भी लिखना है ना। अब आप जो है अगर समझ कर लिखना चाहते हैं तो समझ कर लिखिए, आपको अभी ही एक बार में याद हो जाएगा। और अगर आप वीडियो को पॉज करके लिख के जल्दी जल्दी पार कर करके सारा लिख ले, वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट के जरिए ही मैं जान पाऊँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आगे मैं मैथ का भी बहुत शानदार वीडियो लेकर आऊँगा, ध्यान दीजिएगा। आगे पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताना है। तो वे जो गाते थे उनमें क्या विशेषता था। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो गाते थे गीत, उनमें क्या विशेषता था। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। सजीव माने जिंदा हो उठता था कबीर का जो सीधा साधा पद था। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते थे, और काम करने वालों के जो लय ताल में जो है, जैसे खेत में काम करने वाला, उसको आनंद आता था, और उन्हीं के गीत सुन सुनकर जो है खेतों में लय ताल में जो है खेती करने लगते थे लोग। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह से चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक के सजग हो जाते हैं। यानी अंधेरी रात में जो अब भादों का जो अर्धरात्रि अंधेरा वाला रात होता है, लोग चौंक के उठ जाते थे और उनका गाना सुनने लगते थे। ठीक है, धान रोपाई का जो के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झनकृत कर देती है, उस माहौल को बताना है। यानी कि जो भगत जी गाना गाते थे उनके आधार पर जो है सभी लोगों जो खेती करते थे उनका लय ताल एक जैसा हो जाता था, वो बताना है आपको। तो आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। कब, आषाढ़ में क्या करने के लिए, खेत में धान रोपाई के लिए इकट्ठा हो गया है लोग। शीतल पुरवाई चल रही है ना, हवा चल रहा है, कैसा पुरवैया हवा चल रहा है। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, बादल है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का मतलब खेत में रोपाई हो रहा है, कोई हल चला रहा है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर खड़ी है। कलेवा क्या होता है, यानी भोजन लेकर आई है। ठीक है, क्या लेकर आई है, स्त्रियां भोजन लेकर आई अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, या अपने ससुर के लिए, सब अपना अपना जो है वो सब के लिए कलेवा लेकर अर्थात भोजन लेकर आई है। इसी समय
भगत का कंठ फूट पड़ता है और भगत जो है अपने यानी बाल गोविंद भगत गाने लगते हैं और उनके स्वरों की गूंज सुनकर आसपास के लोग झूमने लगते हैं और उनका जो गाना है ना वही झुमा रहा है सबको। इसे सुनकर बच्चे भी झूमने लगते हैं और स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और गीत की लय ताल पर अंगुलियां रोपाई करने लगती है, यानी अंगुली जो है ना जल्दी जल्दी रोपनी करने के लिए चलने लगता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो धान रोपने वाले को आनंद आ जाता है और उसी के गीत के आधार पर धान रोपाई जो है आसान हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है। और अगर गलतियाँ नहीं हुई है तो इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।